नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस मुक्त भारत, ये वाक्य, ये घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको आज भी याद होगा। लेकिन ये बात जो उन्होंने कही, ये जो घोष, जय घोष उनका था, कांग्रेस मुक्त भारत का जो उनका नारा था, वो कोई नई बात नहीं है। ये तो आपको याद होगा कि कब बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, लेकिन इसके पहले की या इसकी पृष्ठभूमि आपको शायद याद नहीं होगी। मैं आज उसको याद दिलाने की कोशिश करता हूँ। आज़ादी के बाद, चूँकि आज़ादी के आंदोलन में कांग्रेस कोई राजनीतिक दल नहीं थी, एक मंच था जिस पर सभी विचारधारा के लोग शामिल थे। इसीलिए गांधी जी चाहते थे कि आज़ादी के बाद कांग्रेस नाम के संगठन का विघटन कर दिया जाए, उसे समाप्त कर दिया जाए। लेकिन कांग्रेस के जो नेता थे उनको इसमें फ़ायदा नज़र आया कि आज़ादी के आंदोलन की विरासत उनको मिलेगी, इसलिए उन्होंने ख़त्म नहीं किया। कांग्रेस बनी रही और कांग्रेस का वर्चस्व, राजनीतिक वर्चस्व स्थापित हो गया। बाकी सारी विचारधाराएं, सारी विचारधारा के लोग, पार्टियां, छोटी पार्टियां, बड़ी पार्टियां, नेता, सब हाशिए पर चले गए और कांग्रेस के वर्चस्व का दौर लंबा चला। कांग्रेस मुक्त भारत का नाम भले न दिया हो, लेकिन गैर कांग्रेसवाद की राजनीति शुरू की डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने, उनके समाजवादी साथियों ने। और उनका साथ किसने दिया? जनसंघ ने, जो भाजपा का पूर्व अवतार है। जनसंघ के लोगों ने साथ दिया और कई साल तक कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने भी, वामपंथी विचारधारा के लोगों ने भी साथ दिया। और उसके अलावा जो क्षेत्रीय दल थे उन्होंने साथ दिया। समाज के रूप में देखें तो पिछड़ा वर्ग, दलित, जनजातीय समाज और महिलाएं, ये भी इसमें शामिल थे। समस्या ये थी कि ये संगठित नहीं थे। कांग्रेस की संगठित शक्ति के सामने ये बिखरी हुई ताकत हर बार हार जाती थी। लेकिन 2 बार ऐसा हुआ कि ये शक्ति जीती हुई बाजी ये हार गई। पहली बार, मतलब इसकी शुरुआत, तो वैसे इसकी नींव आप कहें तो 1967 में पड़ गई थी, जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में बहुत कमज़ोर होकर उभरी और 1969 में कांग्रेस में विभाजन हो गया। तब उम्मीद जगी थी कि अब कांग्रेस का वर्चस्व का दौर खत्म हो जाएगा। लेकिन 1971 में इंदिरा गांधी ने अपने किले की फिर से मरम्मत कर ली, उसे और मजबूत बना लिया। लेकिन 1977 आते आते पता चला कि ये जो उन्होंने पुनर्निर्माण कराया या जो मरम्मत कराई, वो इतनी मजबूत नहीं थी। कांग्रेस का किला फिर ढहा। पहली बार उम्मीद जगी कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को हराया जा सकता है। 1977 में पहली सरकार बनी जो कांग्रेस को चुनाव में हराकर बनी। लेकिन आपसी झगड़े और सत्ता की बंदर बांट के चक्कर में न जनता पार्टी रही, न जनता पार्टी की सरकार रही। तो 1980 में फिर से इंदिरा गांधी लौट के आई। लेकिन फिर 1989 आते आते, 88-89 आते आते फिर कांग्रेस की दरारें स्पष्ट दिखाई देने लगी। कांग्रेस की नींव जो है कमज़ोर हो चुकी थी। बार बार उस पर प्लास्टर लगाकर उसको ठीक करने की कोशिश हो रही थी और इसमें मदद कर रहे थे कांग्रेस विरोधी दल और नेता। 1989 में फिर जनता दल बना, क्योंकि ज़रूरत क्या थी कांग्रेस से लड़ने के लिए? सबसे बड़ी ज़रूरत थी एक राष्ट्रीय दल की, जो कांग्रेस का पूरे देश के स्तर पर मुकाबला कर सके। पहली बार वो सपना साकार हुआ जनता पार्टी के रूप में और दूसरी बार जनता दल के रूप में, लेकिन उतना व्यापक नहीं था, क्योंकि जनता दल में उस समय भाजपा शामिल नहीं हुई। लेफ्ट पार्टियां हमेशा से अलग थी, लेकिन समर्थन कर रही थी कांग्रेस के विरोध में। तो गैर कांग्रेसवाद की राजनीति आई 1989 तक, लेकिन 89 आने के बाद वो मंडल की राजनीति में बदल गई। मंडल कमीशन की सिफारिश के मुताबिक, मंडल आयोग की सिफारिशों के मुताबिक जो भी सामाजिक शक्तियां थीं वो सब कांग्रेस विरोधी थी। इसीलिए कांग्रेस ने मंडल आयोग की सिफारिशों का विरोध किया था। तो मंडल की पार्टियां वो भी कांग्रेस विरोध के नारे पर ही सत्ता में पहुंची है। लेकिन सत्ता एक ऐसी चीज है जो अच्छों को बदल देती है। सत्ता में आने के बाद संघर्ष करने की शक्ति क्षीण होने लगती है या उसमें रुचि नहीं रह जाती है। फिर सत्ता को बचाए रखने की कोशिश होती है, उसमें सारी शक्ति लगती है। तो मंडल आयोग की सिफारिशों के बाद जो नई राजनीति उभरी,
पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति उभरी वो फिर जाति की राजनीति में बदल गई और जाति से फिर परिवार की राजनीति में बदली। फिर राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय दल की कांग्रेस के मुकाबले उसकी ज़रूरत बनी रह गई। जनता दल का बिखराव हो गया, अलग अलग टुकड़े हो गए, क्षेत्रीय दल बन गए। क्षेत्रीय दलों की अपनी सीमित आकांक्षाएं थीं, वो अपने प्रदेश से बाहर देखने को तैयार नहीं थे। तो राष्ट्रीय राजनीति का सपना या राष्ट्रीय विकल्प का सपना एक बार फिर बिखर गया। तो कांग्रेस जितनी तेजी से गिर रही थी, भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उतनी तेजी से उभर नहीं पाई। तो इसलिए आपको दिखाई देगा कि 1970 के बाद और फिर कहें 1989-90 के बाद जो 1998 8-9 साल का कालखंड है, वो आपको दिखाई देगा भारतीय जनता पार्टी के उभार का। लेकिन 98 में भी जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की और गठबंधन की सरकार बनी तो वो भी आंशिक सफलता थी। भाजपा को अपने दम पर इतनी ताकत नहीं मिली कि वो कांग्रेस का सीधे मुकाबला कर सके। वो क्षेत्रीय दलों के साथ उनके सहयोग से कांग्रेस के सामने खड़ी थी। लेकिन उसका ही नतीजा था कि 2004 में फिर ये बिखर गया कुनबा और इस बार कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली और गठबंधन की राजनीति की ओर उसने प्रस्थान किया। उसके फलस्वरूप कांग्रेस को 10 साल सत्ता में फिर से रहने का मौका मिला। फिर आया 2014 और उदय हुआ नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्रीय नेता के रूप में। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पहले से मौजूद थी। सवाल था इसके भौगोलिक और सामाजिक विस्तार का, जो नरेंद्र मोदी ने किया 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो भाजपा बढ़ी नहीं, उसके बाद भाजपा ने एक ऊंची और लंबी छलांग लगाई। सीधे जो 183 उसका मैक्सिमम था लोकसभा सदस्यों की संख्या जो 1999 में आई थी, वहाँ से सीधे जो है वो 283 पर पहुँच गई। अपने दम पर लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया। जनता पार्टी के बाद ये दूसरी पार्टी थी जो केंद्र में लोकसभा में अपना पूर्ण बहुमत लेकर आई और उसने पूरी राजनीति को बदल दिया। इस राजनीति में एक तरह से आप कहिए तो आमूल परिवर्तन आ चुका है। कांग्रेस भारतीय राजनीति से समाप्त होगी, भारत की राजनीति कांग्रेस मुक्त होगी या नहीं, ये प्रश्न जो है गौड़ बन गया है। असली प्रश्न जो है, जो देखने लायक, जो अध्ययन करने लायक फिनोमेना है, वो आप देखिए कि जो पार्टियां नेहरू के समय से इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, इस पूरे कालखंड में गैर कांग्रेसवाद की राजनीति कर रही थी और भाजपा, वामपंथी दल और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये सब, उसमें चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को भी आप जोड़ लीजिए, उन सब, और उसके अलावा जो क्षेत्रीय पार्टियां थी दक्षिण की या पश्चिम की, उन सबको जोड़ लीजिए, तो वो कांग्रेस से लड़ रही थी। कांग्रेस को नष्ट किया। तो भाजपा का एक बड़ा काम इन क्षेत्रीय दलों ने किया, कांग्रेस को अपने अपने राज्यों में समाप्त करने का। उससे भाजपा की राह आसान हुई। भाजपा के लिए कांग्रेस से लड़ना आसान हो गया। लेकिन कांग्रेस से लड़ते लड़ते ये क्षेत्रीय दल इतने मजबूत हो गए कि ये फिर भाजपा के लिए समस्या बन गए, जो आज भी कुछ हद तक बने हुए हैं। तो जिन पार्टियों ने, नेताओं ने कांग्रेस को खत्म किया, आज वही पार्टियां और नेता कांग्रेस के खेमे में खड़े हैं। आज कांग्रेस के साथ जो दल है वो सब गैर कांग्रेसवाद की राजनीति की उपज है। और विडंबना देखिए, अब वो गैर भाजपावाद की राजनीति कर रहे हैं। अब उनकी मुश्किल ये है कि भाजपा उस तरह से वर्चस्ववादी पार्टी अभी बनी नहीं है। दूसरा, उनकी समस्या ये है कि वो पहले की तरह, जो पहले समाजवादी विचारधारा थी या वामपंथी या जनसंघ, उनकी तरह सत्ता, ये पार्टियां सत्ता में नहीं आई थी कभी। सम्मिलित सरकारों का एक छोटा सा कार्यकाल छोड़ दीजिए तो उसके अलावा सत्ता में नहीं आई थी। अब जो पार्टियां हैं ये सब या तो सत्ता में हैं या रह चुकी हैं। तो उनका वो नैतिक बल जो था, जो पहले था, वो अब नहीं रह गया है। तो अब वो उसी तरह से सत्ता आकांक्षी पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए उनके लिए भाजपा से लड़ना आसान नहीं है। भाजपा के मुकाबले न तो उनके पास नैतिक ताकत है, न सामाजिक आधार है और न ही नेतृत्व है जिसकी विश्वसनीयता हो।
तो राजनीति में, जो भारतीय राजनीति में परिवर्तन आया है, गैर कांग्रेसवाद की राजनीति तो चल गई, वो एक सीमा तक सफल हुई और एक मुकाम तक पहुंची भी, लेकिन गैर भाजपावाद की राजनीति नहीं चल पाएगी। वो इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी को हराना असंभव है, किसी भी पार्टी को हराना असंभव नहीं होता है। सवाल यह है कि उसके विरोध में जो लोग खड़े हैं वो किस जमीन पर खड़े हैं। आप राष्ट्र विरोधी जमीन पर खड़े होकर भाजपा को नहीं हरा सकते, आप सनातन संस्कृति के विरोध में खड़े होकर भाजपा को नहीं हरा सकते, आप भारत के विकास को अवरुद्ध करके भाजपा को नहीं हरा सकते। आज जो भी शक्तियां भाजपा के विरोध में हैं वो इन्हीं जमीनों पर खड़ी हैं और उनको लग रहा है इससे उनको सफलता मिलेगी। तो हो रहा है इसका ठीक उल्टा, लगातार उनकी ताकत कम होती जा रही है। तो अब भाजपा बनाम कांग्रेस की लड़ाई को तो अप्रासंगिक बना दिया है भाजपा ने। जहां जहां इन दोनों का सीधा मुकाबला है वहां कांग्रेस टिक नहीं पा रही भाजपा के मुकाबले। एक दो अपवादों को छोड़ दे, लेकिन वहां भी कांग्रेस इतनी मजबूत नहीं है कि वो लगातार जीत सके। एक बार जीत गई तो दो बार हार गई, एक बार जीती एक बार हार गई, ये सिलसिला चल रहा। भाजपा की तरह वो लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की क्षमता वो खो चुकी है। अब ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है जहां भाजपा की लगातार सरकारें बन रही हैं, और उससे बड़ी बात यह है कि केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी देश के सिर्फ दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले सिर्फ जवाहरलाल नेहरू बन पाए थे, इंदिरा गांधी भी नहीं बन पाई और राजीव गांधी का तो सवाल ही नहीं था। एक ही कार्यकाल के बाद हार गए, उसके बाद उसके अगले चुनाव में उनका निधन हो गया, उनकी हत्या हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी अब उस दौर में पहुंच रही है जिस दौर में कांग्रेस 50 और 60 के दशक में थी, 70 के दशक में भी आप कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मजबूत आधार पर खड़ी है। और वो आधार है विचारधारा का, वो आधार है राष्ट्र प्रेम का, वो आधार है राष्ट्र प्रथम का। और भाजपा के विरोधी, उनको लगता है कि भाजपा के इन मुद्दों का विरोध करके वो भाजपा को हरा सकते हैं, जो कि होना संभव नहीं है। इसलिए कह रहा हूं कि अगले 25, 30, 35 सालों तक भाजपा सत्ता से बाहर होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उसके जो चैलेंजर हैं, उसको जो चुनौती देने वाले हैं, वो आपस में एक हो नहीं सकते। ये हमने अभी जो लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन बना उसका हाल देख लिया। अब किसी को पता नहीं है कि ये गठबंधन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर करता है तो इसका नेता कौन है, इसका संयोजक कौन है, इसका दफ्तर कहाँ है, इसकी विचारधारा क्या है, इसकी नीतियां कार्यक्रम क्या है, किसी को पता नहीं है। तो इसलिए केवल ये जो है कागजों में जीवित है, उसके अलावा जमीन पर कहीं नहीं है। और आने वाले समय में इसकी दुर्गति, मतलब इसमें जो शामिल पार्टियां हैं उनकी दुर्गति बढ़ने वाली है। अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में सीटें बीजेपी की घटी जरूर, लेकिन बीजेपी का प्रभाव और बीजेपी की ताकत और प्रधानमंत्री की ताकत और प्रधानमंत्री के प्रभाव का क्षेत्र जो है और व्यापक हो गया। तुरंत बाद लोकसभा चुनाव के समय ही एक किला पूरब का फतेह किया उड़ीसा का भाजपा ने, और उसके तुरंत बाद महाराष्ट्र में अभूतपूर्व जीत हासिल की। उसके अलावा हरियाणा में लगातार तीसरी बार सत्ता में आई। जम्मू कश्मीर में, घाटी में तो कुछ उसका था नहीं, जम्मू में सबसे बड़ी जीत हासिल की अब तक की आज़ादी के बाद से। फिर जो है दिल्ली का चुनाव, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही लगातार शीला दीक्षित के नेतृत्व में। फिर 10-11 साल अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार रही। दोनों को हराकर भाजपा सत्ता में आ गई। और अब बिहार ने, मेरा मानना है कि भारतीय राजनीति को फिर से एक नई दिशा देने का काम किया है, और इसका असर आपको आने वाले, मतलब अगले साल 2026 में जो मार्च, अप्रैल, मई में चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों में, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी, वहां तो दिखेगा ही। 27 में जहां चुनाव होना है, 27 में चुनाव होना है फिर 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गुजरात
और गोवा, इन सभी राज्यों में 10 राज्यों में दक्षिण के तमिलनाडु और केरल को छोड़ दें तो भाजपा हर जगह, इन राज्यों में भी बढ़ेगी, सत्ता में नहीं आने वाली है, लेकिन बाकी राज्यों में सब में सत्ता में आने की उसकी प्रबल संभावना है। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कीजिए, लगातार तीसरी बार सरकार बनने की प्रबल संभावना है। असम में तीसरी बार लगातार सरकार बनने की प्रबल संभावना है। और उसके अलावा इस तरह से आप गिनते जाइए, गुजरात की बात कर लीजिए, हिमाचल में अभी विपक्ष में है, सत्ता में आ जाएगी 27 में, ये अभी से तय लग रहा है। तो कांग्रेस लड़ाई न केवल हार चुकी है, बल्कि लड़ाई लड़ने का मादा भी उसका खत्म हो चुका है। तो अगला दौर जो राजनीतिक लड़ाई का है वो भारतीय जनता पार्टी और क्षेत्रीय दलों का है। भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों से मुकाबले में खड़ी हो पा रही है और जीत पा रही है, ये वो लगातार साबित कर रही है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, देश का सबसे बड़ा उदाहरण है। 2 मजबूत क्षेत्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, दोनों को बुरी तरह से हराया। इसी तरह से आप देखिए बिहार में आरजेडी, ये ठीक है कि जेडीयू के साथ मिलकर, लेकिन आरजेडी को बहुत बुरी तरह से हराया। इससे पहले 2010 में इस तरह की हार आरजेडी की हुई थी। तो आरजेडी के इतिहास की जब से ये पार्टी बनी है, ये दूसरी सबसे बड़ी हार है। और उसके अलावा जो है उड़ीसा में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कुल मिलाकर राजनीतिक दिशा जो दिख रही है उसमें ये दिखाई दे रहा है गैर कांग्रेसवाद की तर्ज पर गैर भाजपावाद की राजनीति नहीं चलने वाली है, क्योंकि वो किसी वैचारिक धरातल पर नहीं खड़ी है। उसका आधार सिर्फ ये है, उसका लक्ष्य सिर्फ ये है कि भाजपा को रोकना है। भाजपा को रोकते रोकते कांग्रेस पार्टी खुद रुक गई है और क्षेत्रीय दल उसको रोकते रोकते खुद रुक जाएंगे। कुछ रुक चुके हैं और कुछ उसकी रुकने की कतार में खड़े हैं। तो ये जो बदलाव राजनीति में आ रहा है, ये भारत की राजनीति में भाजपा को एक सबसे बड़े वर्चस्व वाली पार्टी बनाने की ओर बढ़ रहा है और इससे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भाजपा के पास संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन है जो सहयोगी है, हर तरह की मदद करता है। उसके अलावा नेतृत्व है, नेतृत्व की विश्वसनीयता है, नीति है, विजन है। ये इतनी चीज़ें जो हैं और किसी पार्टी या संगठन के पास नहीं है। इसलिए आने वाला समय गैर कांग्रेसवाद की जिस राजनीति को डॉक्टर लोहिया ने शुरू किया था, जिसे बदला हुआ नाम दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस मुक्त भारत, वो कांग्रेस मुक्त होने के साथ साथ क्षेत्रीय दलों से मुक्त हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।